नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के बजट के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। पिछला सेशन हमने देखा था कंप्लीट रूप से कि बिहार के बजट में क्या क्या चीज़ें थी, किन पर हमें ध्यान देना था। आज का ये जो सेशन है विशेष रूप से संक्षिप्त जानकारी को लेकर के है कि बिहार के बजट में किन योजनाओं पर फोकस किया गया है, किन योजनाओं पर कटौती की गई है, उनके बारे में हम समग्रता से समझने का जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में किस योजनाओं में कितना आवंटन है। साथ ही साथ कुछ नई योजनाएं यदि हैं तो उसको भी हम यहाँ पे देखने का समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी चर्चा की हम बात कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पे रूपरेखा के बारे में दिया गया, बजट के रूपरेखा के बारे में। आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले बिहार बजट 2023-24 का आर्थिक रूपरेखा क्या बताया गया है। यहाँ पे बिहार लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले राज्यों में एक है। कोविड महामारी और अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2020-21 राज्य के लिए आर्थिक मंदी का वर्ष था, परंतु बिहार इस आर्थिक मंदी से तेजी से उभरने वाला राज्य है। जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 6.0% दर्ज हुई, वहीं इसी वर्ष देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही, जबकि बिहार का आर्थिक विकास दर 10.98% रहा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोविड के बाद के जो वर्ष थे उसमें जहाँ पे वैश्विक वृद्धि दर यदि हम बात करें तो 6% दर्ज की गई, वहीं भारत की यदि हम बात करें तो 8.7% रही, जबकि बिहार की आर्थिक विकास दर जो है वो 10.98% दर्ज की गई। मतलब बिहार की जो विकास दर थी वो वैश्विक वृद्धि और राष्ट्रीय वृद्धि के ज़्यादा देखने को मिले। बिहार का यह वृद्धि दर भारत के विकास दर से 2.28% अंक तथा वैश्विक विकास दर से 4.98 अंक, आप कह सकते हो प्रतिशत अंक अधिक था। यह बिहार सरकार के नीतियों और बेहतर प्रयासों के फलस्वरूप संभव हो सका। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी बिहार आर्थिक वृद्धि दर 2.5 अंकों में होने का अनुमान है। अब आइए देख लेते हैं इनके आर्थिक परिदृश्य के बारे में। कुछ जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं, हालांकि उनके बारे में हमने बात किया है। तो यहाँ पे बजट अनुमान या आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत दिया गया है कि बजट अनुमान क्या है। बजट अनुमान है कि 15.24। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि बजट अनुमान कितना है विकास के आर्थिक वृद्धि दर का, तो याद रखिएगा 15.24% इस बार का है। पिछला कितना था बजट अनुमान, 10.34%। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बात हो रही है कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हमने पूर्व में बात किया है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, इसको देखना जरूरी है। यहाँ पे राजकोषीय घाटा के बारे में कुछ बोला गया है, आइए देख लेते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि राजकोषीय घाटा जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा तय ऋण अधिसीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4.5% के आलोक में 3.78% रहा। पुनः वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा को 3.47% रखा गया है, जो बिना शर्त के ऋण अधिसीमा 3.50% के अधीन है। तो इसको याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है इस बार भी जो पिछला रखा गया था वो भी पता होना चाहिए और नवीनतम भी पता होना चाहिए। नवीनतम क्या है, बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2.98% अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के 3.47% से कम है। पिछली बार कितना था, पिछली बार था 3.47%, इस बार कितना रहने का अनुमान किया गया है 2.98%। तो ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ब्याज में कितना हिस्सा है इसके बारे में हमने बात किया है, आप इसको स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं इसके बारे में, इनमें से ज़्यादा के बारे में हमने पहले पेज में जिक्र किया है। जैसे आपको ये वाला मैप याद होगा कि सबसे पहले जब शुरुआत हमने किया था बजट के बारे में तो यहीं से अपनी चीज़ों की शुरुआत की थी कि भाई किस में कितना प्रतिशत राज्य को आय हो रही है और व्यय कहाँ पे हो रहा है। तो इन सब के बारे में हमने पूर्व की कक्षा में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। ये भी आपको याद होगा कि भाई सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे होता है, तो आपने देखा था पिछली कक्षा में सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा, सामाजिक सेवाओं के बाद सामान्य सेवाओं में, उसके बाद आर्थिक सेवाओं में और इसके बाद अन्य सेवाओं में जाता है। इसकी चर्चा हमने कर लिया है पिछली क्लास में। यहाँ पे जो फोकस हमें करना है वो विशेष रूप से फोकस करना है कि योजनाओं के बारे में, कि भाई किन योजनाओं का जिक्र इस बजट में किया गया है, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे
बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं। कौन कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास, साथ ही शहरी विकास। आइए अब देख लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले बात हो रही है आत्मनिर्भर बिहार, 1 मिनट, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के बारे में। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के बारे में बात हो रही है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। यहाँ पे आपको बता दें, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय 2 को लागू किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल 5000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। तो याद रखिएगा, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? 5000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। फैक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आइए देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे बोला गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस क्षेत्र में क्या चीजें दी गई हैं? यहाँ पे बोला गया है राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना है। वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्व करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 औद्योगिक भागीदार को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 20 संस्थाओं में से 9 पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण माह अप्रैल 2023 से किया जाना प्रस्तावित है। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस मिशन के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, छात्रों के प्लेसमेंट के लिए बिहार सरकार किसके साथ मिलकर काम कर रही है? तो बिहार सरकार टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में नए उभरते तकनीक यथा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को इसके लिए नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो कुछ नवीनतम इस समय ट्रेंड चल रहे हैं या ट्रेड चल रहे हैं, ठीक है, उसमें आप कह सकते हो प्रशिक्षण देने के लिए जो यहाँ पे पॉलिटेक्निक संस्थान है उन्होंने किसके साथ समझौता किया है? गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्लेसमेंट के लिए तो IIT पटना के साथ समझौता किया है। तो IIT पटना ये आपको याद रखना है। और इसमें कितना बजट दिया गया है? इसके लिए वर्ष 2023-24 में 90 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। पहले ITI के बारे में देखा, ITI के बाद आपने देखा कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं के बारे में। अब बात आती है चिकित्सा विश्वविद्यालयों के बारे में। चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना बोला गया, राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में, याद रखिएगा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में स्थल उपलब्ध कराया गया है। इस हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 32 पदों का सृजन किया गया। आगे बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे? राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रयोजन हेतु प्रारंभिक रूप से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 32 पदों का सृजन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर बात आ रही है खेल विश्वविद्यालय। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों पूछा भी गया था एक परीक्षा में, इसको याद रखिएगा। क्या बोला गया है यहाँ पे? खेल विश्वविद्यालय की बात हो रही है स्थापना की। तो बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिहार खेल विश्वविद्यालय के सुगम संचालन हेतु विभिन्न कोर्ट के 31 पदों का सृजन किया गया है। तो याद रखिएगा, राजगीर में जो है ये खेल विश्वविद्यालय कैंपस जो है बन रहा है, स्पोर्ट एकेडमी बन रही है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात आती है उद्यमिता विकास हेतु अनुदान प्रोत्साहन। राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत
2080 युवाओं का मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत 2047 युवाओं का एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत 2020 युवाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है। इस हेतु 550 करोड़ रुपए वर्ष जो है बजट में दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, उद्यमिता के विकास के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके तहत 2080 युवाओं का चयन, मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, इसके तहत 2047 युवा, और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, इसके तहत 2000 युवाओं का चयन किया गया है और इसके लिए बजट में 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बात आ रही है सशक्त महिला, सक्षम महिला की, ठीक है। आइए देख लेते हैं इस दिशा में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 2020 महिलाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया था। इस योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किस योजना में कितना आवंटन हुआ है हमारी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है, और मुख्य परीक्षा में यदि इस समय इस तरह से कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उद्यमी के क्षेत्र में पूछा जाता है, युवा के संबंध में कोई प्रश्न आता है, तो आप ये डेटा मेंशन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात हो रही है उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। उच्चतर शिक्षा की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा, उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, उच्चतर शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर 25,000, स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगले वित्तीय वर्ष में 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और इसको लेकर के इस बजट में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी को लेकर के बात की गई है, ठीक है, उतना फोकस नहीं करना है। अब बात आता है हर खेत तक सिंचाई का पानी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि से संबंधित जो भी आवंटन है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 में कुल 156 योजनाओं का क्रियान्वयन कर 45,194 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए आहर पैन की 56 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 13 चेक डैम की योजनाओं का कार्य प्रारंभ कर 9 को पूर्ण कर लिया गया है, ठीक है। 54 उद्देह सिंचाई योजना का कार्य प्रारंभ कर 15 को पूर्ण कर लिया है और अब तक कुल पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र 18,602 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लघु जल संसाधन विभाग की जब हम बात करेंगे, प्रश्न जब लघु जल संसाधन विभाग की बात करेगा तो वहां पे याद रखना है कि इसके लिए 340 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ठीक है। अब लघु जल संसाधन में जैसे आहर पाइन योजना हो गया, ठीक है, उद्देह सिंचाई योजना हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चेक डैम योजना हो गया कि कौन कौन से इसके अंतर्गत लघु सिंचाई में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। बाकी बृहद सिंचाई में जो हमने देखा था उसमें हमने देखा कि 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद फिर बात आती है कृषि विभाग की। आइए देख लेते हैं कृषि विभाग से संबंधित क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना अंतर्गत 2021-22 से 2022-23 तक कुल 2043 हेक्टेयर है, ठीक है। ट्रेंचिंग योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक उपलब्धि 3,751 हेक्टेयर है और सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत वर्ष 21-22 से 22-23 तक उपलब्धि 970.21 हेक्टेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए जो आवंटन है इस बार वो 30 करोड़ रुपए किए गए हैं, ठीक है। तो सामूहिक नलकूप योजना अंतर्गत आवंटन कितना है, 30 करोड़ रुपए। फिर बात आती है ऊर्जा विभाग की। आइए देख लेते हैं ऊर्जा विभाग की क्या है। यहाँ पे बोला गया है विद्युत उपकेंद्र निर्माण 33/11
अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के 291 के विरुद्ध उपलब्धि 291 ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 95,916 के विरुद्ध उपलब्धि 93,420 कर लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद फीडर निर्माण को लेकर के बात किया गया है। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपकेंद्र निर्माण अंतर्गत जो आवंटन है वो 300 करोड़ रुपए का किया गया। सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपकेंद्र निर्माण फीडर निर्माण के अंतर्गत जो आवंटन है वो 300 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की यदि हम बात करें तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, बात हो रहा है कि सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु इस निश्चय के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। वर्ष 2023-24 में इसको लेकर के 392 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो सोलर लाइट लगाने के लिए गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए कितना आवंटन हुआ है? 392 करोड़ रुपए। ठीक है, इसी के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की यदि हम बात करें तो गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बात किया गया है कि वर्ष 2022-23 तक 4,250 जो लक्षित ग्राम पंचायतें थी उनके 57,028 वार्डों के विरुद्ध 2,428 पंचायतों के 32,145 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो गया। मतलब बोला गया था इस बजट में कि हम 4,250 ग्राम पंचायतों में कार्य करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया और उसके उपरांत देखने को मिला कि उसमें से मात्र 2,428 ग्राम पंचायतें जो थी उनके वार्डों में कार्य प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो इतना याद रखने की इसको जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास। ये महत्वपूर्ण है। राज्य में पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको लेकर के इस बार बजट में 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो याद रखना है कि पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, याद रखिएगा, स्वच्छ शहर विकसित शहर। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जानी है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन है तो राज्य के 261 नगर निकायों में से 161 में क्लस्टर आधारित इकाई एवं 100 स्टैंड अलोन आधारित इकाई के आधार पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। 32 नगर निकायों में 51 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 87 नगर निकायों में 181 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र संचालित हैं। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना है कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरों में कितना आवंटन है? 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये याद रखिएगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का जो स्थापना है वो किया जाना है। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कितने जिलों को कवर किया जा रहा है? 15 जिलों को कवर किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि भाई बिहार के बजट नवीनतम बजट के आंकड़ों के अनुसार कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है, तो 10 जिलों का नाम आपको बताना है। वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए दिए गए। वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये जो वृद्धाश्रम होंगे 38 जिला मुख्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन। जो शहरी गरीब हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए बहुमंजिला आवासन को लेकर के 2023-24 में 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि उनको भी आवास की सुविधा उपलब्ध करानी है। अब आवास उपलब्ध कराने के क्रम में जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जैसे फ्लोर दे देंगे
ठीक है, 1 BHK 2 BHK इस प्रकार से। तो यहाँ पे 35 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना को लेकर के किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बात हो रही है सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदाह गृह को लेकर के, जिसको आप मोक्ष धाम भी कहते हैं। तो जो सौदाह गृह हैं उनको विद्युत संचालित बनाना है और उसको लेकर के यहाँ पे क्या बोला गया है, 2023-24 में 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, सौदाह गृह जो है, मोक्ष धाम जो है, उनको विद्युतीकृत बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है ड्रेनेज सिस्टम। आप जानते हैं कि जो नगर निगम है, जो नगर निकाय हैं, बाढ़ से अक्सर पीड़ित रहते हैं। थोड़ी सी भी यदि बारिश हो जाती है, 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे की बारिश हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए, उस पर काम करने के लिए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ आवंटन किया गया है। कितना किया गया है, तो याद रखिएगा, ये आपका जो आंकड़ा दिया गया है, देखो, सभी शहरों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास, सभी शहरों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित की जानी है जिससे जल जमाव की कोई समस्या ना हो। इसके तहत सर्वप्रथम नगर निगम क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इसी क्रम में पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों, पटना से लगे हुए जो है खगौल, दानापुर और फुलवारी शरीफ में जल निकासी के लिए 9 कैचमेंट एरिया में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लगाया जाना है और इसको लेकर के 957 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत है। वर्ष 2023-24 में 276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मतलब इन सब में काम करने, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के काम करने के लिए पटना और आसपास के क्षेत्रों में 957.51 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया गया है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में इसको लेकर के 276 रुपए दिए गए। मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उस पे 957.51 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन इस वर्ष 276 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फिर बात आ रही है सुलभ संपर्कता, इसको देख लेते हैं। इसको लेकर के बोला गया है कि ग्रामीण पथ जो है उनकी संपर्कता बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल लंबाई 12,250.32 किलोमीटर है। वर्ष 2022-23 के लिए शीर्ष प्राथमिकता वाले कुल 38 पथों का चयन किया गया है। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 185 करोड़ रुपए दिए जाए। मतलब ग्रामीण पथों के निर्माण को लेकर के 185 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण योजना के अंतर्गत, इसमें मतलब आप जानते हैं कि इसकी वजह से कई बार अक्सर जाम लगते हैं, तो जहां आवश्यक हो वहां बाईपास या फ्लाईओवर बनाया जाए। और इसको लेकर के जो कुल 36 बाईपास का निर्माण किया जाना है। और इसको लेकर के यदि हम बात करें इस वर्ष कितना आवंटन हुआ, तो इस वर्ष इसको लेकर के कुल 200 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। तो बाईपास और फ्लाईओवर बनाने के लिए कितना आवंटन है, 200 करोड़ रुपए का आवंटन है। ठीक है, तो सिर्फ एक लाइन में इसको नोट करना है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमें क्या फैक्ट याद रखना है इसमें। देखिए, इसको पूरा देख लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है, मेंस के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की बात की गई। मतलब प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल होना चाहिए। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जानी है। कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे। वर्तमान में 1137 पशु अस्पताल विभाग द्वारा संचालित हैं, जिसमें से सभी 1137 टीकाकरण एवं कृमिनाशन तथा 556 में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है कि गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़कर लोगों को चिकित्सीय, कहने का मतलब है ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पशु स्वास्थ्य को लेकर के पशु अस्पताल और आम आदमी नागरिक के स्वास्थ्य को लेकर के जो
हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो जिला के स्तर पे हों, चाहे वो ब्लॉक के स्तर पे हों, उनको और अत्यधिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। टेलीमेडिसिन सुविधा के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्वास्थ्य संसाधनों को और बेहतर और विस्तारित बनाया जाना है। 231 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण किए जाने हैं, उनकी कार्रवाई प्रगति पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला गया है बाल हृदय योजना, महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है? राज्य में हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के इलाज के लिए 1 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना लागू है या नन्हे दिलों की मुस्कान योजना लागू है। इसके तहत दिनांक 23 जनवरी 2023 तक, कब से? 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 23 जनवरी 2023 तक कुल 700 से अधिक बच्चों का सरल चिकित्सा द्वारा सफल इलाज अहमदाबाद में कराएगा। तो ये आंकड़ा भी पता होना चाहिए, कितने बच्चों को इलाज अभी तक कराया गया और यह योजना कब शुरू हुई, यह भी पता होना चाहिए। कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 2021 से, तब से लेकर के 23 जनवरी 2023 तक कुल 700 बच्चों का इलाज कराया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और इस वित्तीय वर्ष में कितने रुपए रखे गए इसके लिए? 460 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस वर्ष के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कई सारे स्कीमें हैं, ठीक है, और उन स्कीमों के अंतर्गत कितना आवंटन है ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा, तो इसको स्वयं से देख लीजिएगा कि किस स्कीम के तहत कितना आवंटन है। कुछ स्कीमों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, बाकी और इसमें कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी योजनाएं थी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी योजनाएं थी, योजनाओं का नाम, संबंधित योजना को लेकर के इस वर्ष कितना आवंटन है, पिछले वर्ष यदि उस योजना को लेकर आवंटन किया गया था तो वह भी आंकड़ा आपको नोट करना, एक चार्ट नुमा बना लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो हमारी बजट की एक कक्षा थी ये समाप्त हुई और बिहार राज्य विशेष समग्रता से अब यहाँ पे आपका समाप्त होता है। कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा समझाने के लिए नहीं है, जैसे मेले को लेकर के हैं, जनजातियों को लेकर के हैं, तो वो फैक्ट ओरिएंटेड हैं, प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं, तो वो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी इन क्लास के साथ, तो इसको भी आपको एक बार तैयार कर लेना है अपने स्तर से। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पर ये आंकड़े अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, आंकड़ों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी कक्षाएं हुई होंगी उससे आपको, यदि आप रिवीजन कर रहे होंगे, एक बार कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आपके आने वाले एग्जाम में या दैनिक स्तर पर जब आप अपना मूल्यांकन करते होंगे तो वहाँ पे आपको बेहतर आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब उत्तर लेखन का जो हमारा सेशन है वो लगातार चल रहा है, उत्तर लेखन के सेशन से जुड़िए। वहाँ पे जैसे बिहार राज्य विशेष हमारा समाप्त हुआ, तो बिहार राज्य विशेष से जुड़ा हुआ जब हम उत्तर लेखन करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस सेशन से जुड़ें, जिससे आपको अपडेट रहे कि कब बिहार राज्य विशेष से जुड़ा हुआ उत्तर लेखन होगा। और जब बिहार राज्य विशेष से जुड़ा हुआ उत्तर लेखन होगा तो वहाँ पे समग्रता से हम बिहार राज्य जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ये हमारी मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको हम समग्रता से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।